हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया बाबर साहब गोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, ईरान की जानिब से इस रिटेलिएशन को आप कैसे देखते हैं? ईरान की तरफ से रिटेलिएशन एक्सपेक्टेड तो थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ये भी तजवीज़ कर रहे थे कि ईरान को फिलहाल अमेरिकन टारगेट्स को एंगेज नहीं करना चाहिए, फिलहाल अपने आप को इसराइल तक महदूद रखना चाहिए। इसराइल अभी बेनिस्बत अमेरिका एक सॉफ्ट टारगेट है और ईरान ने पिछले 10 दिनों की जंग में इसराइल का काफ़ी नुकसान हुआ है और इसराइल में लोगों में खौफ हरास भी है और इसराइल ये जंग ईरान के साथ आज खुद नहीं जीत सकता। लेकिन इसराइल की कोशिश डेफिनेटली थी कि अमेरिका जंग में शामिल हो। अमेरिका ने जो 3 दिन पहले अटैक किया था, एक्चुअली देखा जाए तो एक इंडिपेंडेंट मुल्क की एक सॉवरेनिटी होती है, उसकी टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस होती है, इंटेग्रिटी होती है। जब उसको ब्रीच करेंगे तो ईरानियंस डिफरेंट कौम है, वो ये नहीं बर्दाश्त करते और उन्होंने अपनी रिटेलिएट करने के ऑप्शन को इस्तेमाल किया। अभी या इसके बाद अमेरिकन किस तरीके से रिटेलिएट करते हैं, वो ईरान के अगेंस्ट किस तरह से अटैक करते हैं, कितनी शिद्दत का होता है, किस पैमाने का होता है, किस ड्यूरेशन का होता है, वो एक देखने वाली बात है। उससे डिटरमिन होगा कि जंग किस तरफ जाती है। लेकिन फिलहाल तो इसने ऑलमोस्ट पूरे मशरक़ वस्ता को, मिडल ईस्ट को अपने लपेट में ले ही लिया है। जब कतर आ गया बीच में, साथ ही यूएई है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, इनकी एयर स्पेस भी जब उन्होंने बंद किए हैं हिफाजती इक़दाम के तौर पे, तो एक जंग की सूरत हाल तो बहरहाल पैदा हो ही गई है खित्ते में। और शायद ईरान वक्ती तौर पे ये चाहता हो कि जंग का दायरा वसी किया जाए, दुनिया प्रेशर हो, बड़े बड़े ममालिक बीच में आए और इसी स्टेज के ऊपर एक इज्जतदार तरीके से नेगोशिएशन हो सके। अभी डिपेंड यही करता है कि चीन रूस का रिएक्शन क्या होगा, वो किस हद तक जाएंगे, क्या कहेंगे, अमेरिका रिटेलिएट कैसे करता है। क्योंकि ये भी हकीकत है कि आज दिन के टाइम पर अगर हम देखें तो इसराइल ने ईरान में हॉस्पिटल्स को टारगेट किया है, डॉक्टर्स को, मरीजों को निशाना बनाया, उसके अलावा जेलों पर अटैक किया है, जेलों से कैदियों को निकालने की खातिर, ताकि ईरानियन रजीम के अगेंस्ट जो वहाँ पर लोग हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। तो ये कब तक ईरान हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता और इंतजार करता कि जब कुछ भी ना बचे तो फिर रिटेलिएट करे। डेफिनेटली जो कि उसके पास स्टॉक पाइल है मिसाइल्स का, हम सब जानते हैं कि ईरानियंस के पास इफेक्टिव मिसाइल है। कतर और ये जो खलीज के ममालिक हैं ये ईरान से कम फासले पे हैं बनिस्बतन इसराइल के, जहाँ पर उनके मिसाइल ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से जा सकते हैं। लेकिन साथ ये खबरें भी आ रही हैं कि ईरान ने कतर की बेस, अमरीकी बेस के ऊपर हमला करने से पहले कतर को बताया था, जिसकी वजह से कतर ने हिफाजती इक़दाम किए और उतना नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि ईरान की जो स्टेटमेंट है इस हमले का बरादर इस्लामी मुल्क कतर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अमरीकी बेस के ऊपर हमने हमला किया है। तो मुख्तलिफ एंगल हैं चीज़ों को देखने के। अभी डिपेंड ये करता है कि अमेरिका किस तरह रिटेलिएट करता है और कब करता है, और उसके जवाब में फिर ईरान क्या करता है, ईरान की सलाहियत कितनी रह जाती है और कितनी लंबे अरसे तक रहती है। ये तमाम चीज़ें हैं। जब तक ईरान की सलाहियत रहेगी उस वक्त तक तो कुछ ना कुछ जंग के खतरा या जंग के आगे मजीद इलाकों तक बढ़ने के खदशात रहते हैं। अगर ईरान की सलाहियत बिल्कुल उन्होंने महदूद कर दी तो डेफिनेटली फिर वो बात नहीं रहती। तो ये भी सब सारी कयास राइयां हैं। लेकिन ईरान के अमेरिकी अड्डे पर कतर में और इराक में हमला करने के बाद सूरत यकसर बदल गई है। अभी हर कोई इंतजार कर रहा है कि अमेरिका कैसे रिएक्ट करता है और आगे जाके फिर देखेंगे। इसराइल यकीनन सारी सूरत हाल से बहुत खुश होगा, क्योंकि नेतन्याहू को ये पता लग चुका था कि आज खुद वो जंग नहीं जीत सकता, बल्कि अभी तक की जो इसराइल और ईरान के जो हमले चल रहे थे, ईरान के तो सिर्फ मिसाइल हमले थे, इसराइल के तो एयर अटैक्स भी थे, उसमें बहरहाल इसराइल को ज्यादा नुकसान हुआ था। और छोटा मुल्क है, खौफ में पूरी कौम बंकर्स में घुसी हुई है। ईरानियंस ऑन द अदर हैंड एक बड़ा मुल्क है, वो उतने खौफजदा नहीं थे, बावजूद इसके उनका नुकसान ज्यादा हुआ था। लेकिन अमेरिका की तरफ डाइवर्ट जब किया है ईरान ने, वो भी रिटेलिएशन में किया है, क्योंकि अमेरिकियों ने परसों ईरान पे हमला किया था और अभी ये सोच लेना कि ईरान पे हमला करेंगे, ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, मेरा ख्याल ये भी हकीकत पसंदाना सोच नहीं है। दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि ईरान ये कर देगा, उन्होंने किया है। अभी आगे देखते हैं सिचुएशन किस तरीके से आगे डेवलप होती है। ठीक है बाबर साहब, आप क्या समझते हैं, इस वॉर ने तकरीबन पूरे मिडिल ईस्ट को ही अपनी लपेट में ले लिया है। आप समझते हैं कि इस सूरत हाल में जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनका क्या किरदार है? हमने देखा कि UN OIC तो बिल्कुल गैर फाल हैं, और जो दीगर अरब ममालिक हैं वो क्या इस सिचुएशन में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? आप क्या समझते हैं?
अभी तक तो उनका किरदार कोई नहीं रहा। OIC का भी सवाए वज़ीर ख़ारजा के इजलास के और वहाँ पर ईरान के लिए कोई एक स्टेटमेंट की, और स्टेटमेंट में भी बहुत सारे ममालिक ने खुल के बात नहीं की। अगर आप अरब ममालिक की बात करें तो उसमें भी कोई आपको काबिल ज़िक्र आवाज़ नजर नहीं आती। सिर्फ इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान और तुर्की ही है जो कि खुल के ईरान के साथ खड़े हैं, बात भी करते हैं, UN में बात करते हैं, OIC के फोरम पे भी बात करते हैं। तो बहुत सारे प्रेशर बिल्ड करने में तो OIC भी कामयाब नहीं रही अमेरिका के अगेंस्ट या इसराइल के अगेंस्ट, जिसकी वजह से उनको शय मिलती है। और बहुत सारे अरब ममालिक वैसे अमेरिका के एलाइज हैं, अमेरिका के अड्डे हैं वहाँ पर, तो वैसे ही उन्होंने तो उनको राम किया हुआ है। तो दुनिया में भी UN में सिक्योरिटी काउंसिल के अजलास 3 जरूर हुए हैं। एक में तो अमेरिका ने वीटो कर दिया और 2 में डिस्कशंस के हद तक बात हुई है। इससे बढ़ के आगे कोई नहीं हुई। बात यह है कि ताकतवर की दुनिया है, जो अपना लोहा मनवाता है ताकत के बलबूते पर, उसी का नाम होता है, उसी का डंका बचता है। बाकियों के लिए मजम्मती करारदादें और बस ज़बानी बयानात ही रह जाते हैं और किसी के लिए क्या बनना है। तो आपके पास इत्तफाक करता हूँ कि बहुत मीनिंगफुल प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से बशमूल मुस्लिम ममालिक के बिल्ड नहीं हो सका, जो कि अमेरिका को इस चीज़ पर मजबूर करे कि वो नेगोशिएशन की टेबल पर आए और जंगबंदी की तरफ जाए, जंगबंदी की बात करे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।